ओके जी, लास्ट टाइम लार्ज स्कूल देख रहे थे हम। तो लार्ज स्कूल आपका यूज होता है जब आप बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। शेयर स्कूल तो एक शेयर मॉड में थे सर। हाँ, वो बताओ, वही वो इसके बाद आगे कवर करते हैं। ओके, लार्ज स्कूल आपका यूज होता है जब भी आप बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशंस आरमैन के थ्रू परफॉर्म करें। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब भी आप आरमैन के थ्रू बैकअप लें, यूजली बैकअप आरमैन के थ्रू लेंगे आप, या रिकवरीज परफॉर्म करें, तो आपके पास लार्ज स्कूल कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। अगर तो ऑटोमेटिक स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्ड है तो फिर तो ओरेकल खुद ही टेक केयर कर लेगा। लेकिन अगर नहीं है और मैनुअली आपने मैनेज किया हुआ है तो फिर आपको लार्ज स्कूल सेट करना चाहिए लार्ज अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज के पैरामीटर से। अच्छा, लार्ज स्कूल में क्या होता है जी? बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशंस, पैरेलल क्यूरी मैसेजिंग। जब आप पैरेलल क्यूरी चलाते हैं तो मल्टीपल जो प्रोसेसेस इन्वोक होते हैं पैरेलल क्यूरी के अंदर। पैरेलल क्यूरी होती क्या है कि आपकी क्यूरी चल रही है बैकएंड पे, बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस होता है जब अगर आप एक नॉर्मल क्यूरी चलाएं, क्योंकि जो आपका सेशन है उस सेशन के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होगा, वो क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप पैरेलल क्यूरी चलाएं तो एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वोक हो जाते हैं। वो आपस में जो मैसेजिंग एक्सचेंज करते हैं वो लार्ज स्कूल के थ्रू करते हैं। लार्ज स्कूल में वो एक जगह मैसेजेस सेव कर देते हैं और दूसरे प्रोसेसेस उन मैसेजेस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, देन जी लार्ज स्कूल में आपका यूजीए भी आ जाता है अगर आपके डेटाबेस शेयर्ड मोड में कॉन्फ़िगर्ड हो तो। यूजीए इज कॉल्ड यूजर ग्लोबल एरिया। अगर आपके डेटाबेस डेडिकेटेड मोड में हो तो हर सर्वर, हर यूजर के अगेंस्ट या हर सेशन के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट होता है डेटाबेस सर्वर के ऊपर। तो इफ देयर आर 400 यूजर्स देयर विल बी 400 सर्वर प्रोसेसेस। तो अगर आप डेटाबेस को शेयर्ड मोड में कॉन्फ़िगर करें तो हो सकता है 400 यूजर्स के लिए सिर्फ 100 सर्वर प्रोसेसेस हो या 50 सर्वर प्रोसेसेस हो, डिपेंड करता है। तो फिर जब आपके डेटाबेस शेयर्ड मोड में कॉन्फ़िगर्ड हो तो आपके जो उनको सर्वर प्रोसेसेस को जो मेमोरी एलोकेट होती है अलग से एसजीए से बाय, वो मिनिमम मेमोरी एलोकेट होती है, उसका ज्यादातर पोर्शन उनको लार्ज स्कूल के अंदर से एलोकेट होता है। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन लार्ज स्कूल के अंदर से एलोकेट होता है। तो वो लार्ज स्कूल में जो सर्वर प्रोसेसेस को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो यूजीए कहलाती है, यूजर ग्लोबल एरिया। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप आरमैन के जो बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशंस करें या पैरेलल क्यूरी मैसेजिंग यूज करें या फिर आप शेयर्ड मोड में डेटाबेस कॉन्फ़िगर करें क्लास के लिए, तो आपको लार्ज पूल कॉन्फ़िगर करना चाहिए। जावा पूल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ सेपरेट मेमोरी एरिया इन द एसजीए, मींस कि ये ऑप्शनल है। इज साइज बाय जावा अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज पैरामीटर and is used to store data in memory for all session specific Java code and data within the JVM। Oracle का बहुत सारा डेटाबेस का ना बहुत सारा कोड जावा की क्लासेस में लिखा हुआ है। तो जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है तो बहुत सारी जावा की क्लासेस कंपाइल होती है जो जावा पूल के अंदर जाके होती है, या फिर आपने अपनी तरफ से कोई जावा को कोड लिखा हो डेटाबेस के अंदर से किया, वो भी जब जैसे आपकी नॉर्मल क्यूरियस पार्ट्स होती है शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे में, मीन्स के शेयर्ड पूल में होती है, उसी तरीके से जावा का जितना भी कोड होगा वो जावा पूल के अंदर कंपाइल होगा। तो इसलिए जावा पूल आपको कॉन्फ़िगर करना चाहिए उस हिसाब से। जावा पूल की कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्लासेस का फिक्स है जिसको हमें साइज देना है या उसमें कंपाइल होंगी, तो इसमें हम क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? देखिए, आप ये जावा पूल सेट ही ना हुआ तो आप इसको सेट करेंगे ना 50 MB 100 MB 200 MB जितना भी आप सेट करना चाहिए, मिनिमम 50 MB होना चाहिए ओरेकल की अपनी जो क्लासेस हैं उनको कंपाइलेशन के लिए। तो आप इससे ज़्यादा रखें तो बेहतर है, फिर आपकी अपनी भी कोई जावा का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, देन रीडू लॉग बफर। रीडू लॉग बफर में क्या होता है? सो रीडू लॉग बफर में जितनी भी आपकी चेंजेस होती है डेटाबेस बफर कैशे के अंदर, वो चेंज्ड डाटा, चेंजेस के बाद का डाटा, चेंज्ड डाटा वो आपका यानी कि न्यूली रिटन डेटा, जी हाँ, न्यूली रिटन डाटा आपका रीडू लॉग बफर के अंदर जाता है और वहां से लॉग राइटर रीडू लॉग फाइल्स के अंदर आएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट ASMM पहले भी हमने कवर किया होता है। ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपकी जो एसजीए के सब कंपोनेंट्स हैं वो ओरेकल ऑटोमेटिकली खुद मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल ये सारे एसजीए के कंपोनेंट्स हैं, बफर कैशे, लार्ज पूल है, शेयर्ड पूल है, जावा पूल है, स्ट्रीम्स पूल है। तो आपने ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल की हुई है। कैसे इनेबल करते हैं?
SGA _ का पैरामीटर सेट करके, तो फिर आपको मैक्स टारगेट नहीं SGA मैक्स साइज तो सेट करते हैं जिसमें अपर लिमिट आप बताते हैं कि मेरे SGA का साइज इतना होगा, और फिर SGA टारगेट उसी लेवल उसी पैरामीटर के इक्वल सेट कर रही है, उससे लेस सेट कर सकते हैं, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, लेट से एक टाइम आया कि लार्ज पूल में मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और बफर कैशे में की इतनी ज़रूरत नहीं थी, और ये क्या करेगा, खुद से शफलिंग कर देगा। उन्होंने बफर कैशे को श्रिंक कर दिया है, लार्ज पूल को ग्रो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरीके से जहाँ पे मेमोरी की जिस कंपोनेंट में मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ओरेकल उस कंपोनेंट में मेमोरी ज़्यादा एलोकेट कर देगा। तो रन टाइम पे वो बार बार मेमोरी शफल करेगा बिटवीन different components. This is called automatic shared memory management, and this can be configured by setting the parameter SGA_target. मेरे केस में ये 0 सेट हुआ है। शो पैरामीटर SGA_max_size। तो मेरी डेटाबेस का SGA max size ये पैरामीटर है जो कि अपर लिमिट आपको बताता है, और आप SGA टारगेट इसकी वैल्यू को इक्वलेंट या इससे लेस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनिशियली SGA मैक्स साइज सेट करते हैं 1 GB, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्चुअली SGA एलोकेट हो 500 MB का, फिर ताकि 500 MB में कोई इशू हो तो 500 MB से आप उसको बढ़ा सकें। तो रन टाइम, ये पैरामीटर डायनेमिक है, रन टाइम पे चेंज हो सकता है। ये पैरामीटर स्टैटिक है, इसमें जो वैल्यू देंगे वो अगर हम दोबारा चेंज करनी है तो उसको SP फाइल करके फिर दोबारा डेटाबेस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज अपर लिमिट। एक्चुअली इतनी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और ये अगर आप सेट कर देंगे तो एक्चुअली ओरेकल को उतनी मेमोरी अवेलेबल होगी जिसमें वो SGA का डिसाइजिंग करेगा। ASMM is based on workload information that manageability monitor captures in the background. इसको इन्फॉर्मेशन ASMM काम कैसे करता है कि मैनेजेबिलिटी मॉनिटर एक प्रोसेस है जो कि बैकग्राउंड पे कैप्चर कर रहा होता है कि कौन से कंपोनेंट में लोड इस वक्त आता है। हाँ, MON यूजेस मेमोरी एडवाइजर्स। आपके पास बहुत सारी मेमोरी के एडवाइजर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। जैसे आपका शेड पूल एडवाइजर है, लार्ज पूल एडवाइजर है, और इसके बाद आपका क्या नाम है PGA एडवाइजर है, एंड सो इस तरह के एडवाइजर्स हैं, वो उनको यूज करते हुए कैप्चर करता है मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स। देन मेमोरी इज मूव टू वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट बाय मेमोरी मैनेजर। MMAN का एक प्रोसेस है, ये याद रखना है। MMON है मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, जो कि इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा होता है कि लोड कहाँ पे है डेटाबेस के अंदर का, डिफरेंट तरह के वो एडवाइजर्स को यूज करता है। MMAN जो है, जो एक्चुअली मेमोरी की शफलिंग करता है कि कौन से कंपोनेंट को ज्यादा मेमोरी चाहिए, मेमोरी मैनेजर का प्रोसेस करता है। इफ एन SP फाइल इज यूज्ड विच इज रिकमेंडेड, कंपोनेंट साइजेस आर सेव्ड अक्रॉस शटडाउन्स। मींस के वो रन टाइम पे भी आपके किसी कंपोनेंट का साइज शफल कर देगा और उसको सेव भी कर देगा SP फाइल के अंदर, ताकि अगर डेटाबेस डाउन भी हो जाए नेक्स्ट टाइम आप हो तो वही उसकी वैल्यूज हो। ठीक है, हाँ जी। जो मेमोरी से स्टैट्स उठ के जा रहे होते हैं हार्ड डिस्क में, हम उनको ट्रांसफर करता है, बिल्कुल, लेकिन जो मेमोरी में स्टैट्स बन रहे होते हैं वो कौन कर रहा है? वो नहीं, वो तो रन टाइम खुद ही वो कोई प्रोसेस नहीं कर, वो आपका आपका जो सर्वर प्रोसेस इन्वॉल्व है ना जिस क्यूरी के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके मेमोरी के अंदर सेव कर रहा है और अपडेट कर रहा है। हाँ, अपडेट, हर सर्वर प्रोसेस अपने रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स अपडेट करके वो मेमोरी के अंदर रखता है। ठीक है, कोई डेडिकेटेड प्रोसेस नहीं है उसके लिए। देयर इज नो नीड टू रीलर्न ऑप्टिमल वैल्यूज, क्योंकि वो वैल्यू सेव कर देता है आपकी SP फाइल के अंदर भी। तो फिर आपको हर दफा जरूरत नहीं है डेटाबेस शटडाउन करने से पहले देखने के लिए कि वैल्यूज क्या थी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे दोबारा से सेट कर लें। SP फाइल में सेव हो जाएंगी तो नेक्स्ट स्टार्टअप पे वही वैल्यूज होंगी उन कंपोनेंट्स की। इनेबलिंग ऑटोमेटिक शेड मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे मेरे केस में अभी इनेबल नहीं हुआ हो अगर, तो आप क्या करेंगे, SGA मैक्स साइज आप देखेंगे, लेट्स से जितना भी SGA मैक्स साइज है, और उसमें से फिर देखेंगे एक्चुअली SGA कितना यूज हो रहा है। लेट्स से SGA मैक्स साइज हो सकता है आपका 2 GB सेट हुआ हो, लेकिन एक्चुअली आपका SGA जो मेमोरी एलोकेट हुई हो उसको जो जितना यूज हो रहा हो सकता है 1 GB हो। तो इस क्यूरी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली SGA कितना है और कितनी मेमोरी उसमें एक्चुअली यूज हो रही है। तो सम वैल्यू फ्रॉम $SGA करें, $SGA से आपको बताता है कि करंटली कितना SGA एलोकेट हुआ है। मैं करता हूँ सिलेक्ट सम वैल्यू फ्रॉम ये बाइट्स में उसने वैल्यूज दी, इतने बाइट्स इस वक्त 5-7 इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ KBs एंड MBs में।
550M, यानी कि जितना मुझे मेरे पास मेमोरी टोटल एलोकेटेड है उतनी ही सारी की सारी यूज हो रही है। इट मीन्स कि मेरे सिस्टम पे जितनी मेमोरी एलोकेटेड है वो सफिशिएंट है, यानी कि ऑप्टिमल है, उसमें फ्री मेमोरी बहुत कम है मेरे पास। देन आप इसको करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, सिलेक्ट करंट साइज फ्रॉम वी डायनेमिक अंडरस्कोर फ्री अंडरस्कोर मेमोरी। डायनेमिक फ्री मेमोरी में आपको बताएगा कि किस वक्त मेमोरी फ्री कितनी अवेलेबल, मेरे केस में तो नहीं है, तो आपको वो फिर जितनी वैल्यू आएगी उसमें से थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके आप FGA टारगेट की वैल्यू आप सेट करेंगे। तो FGA टारगेट में नेट से आपके पास FGA का साइज है जी 1 GB और आपको जो वैल्यू आती है वो 550 MB आती है। तो आप क्या करेंगे, FGA टारगेट रखेंगे 550 MB। तो आप 550 MB के अंदर रहते हुए ओरेकल क्या करेगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स की साइजिंग करेगा। To switch to ASMM from automatic memory management, set the memory target initialization parameter to 0। ये आगे पढ़ते हैं। अच्छा, behavior of auto tune parameters when SGA target is not set or is set to 0। Auto tune parameters specify the actual sizes of those components, means के आपकी मेमोरी की मैनेजमेंट ओरेकल नहीं कर रहा, आपने इंडिविजुअली पैरामीटर्स शेयर्ड पूल साइज, लार्ज पूल साइज, DB कैशे साइज, लॉग अंडरस्कोर बफर, स्ट्रीम्स अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज, ये पैरामीटर्स आपने खुद सेट करने हैं। और जिस किसी कंपोनेंट में मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा होगी तो आपने खुद से शफल करनी है मेमोरी, ये मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जैसे यहाँ पे देखिए शेयर्ड पूल साइज में नीड टू बी इंक्रीज, यानी कि आपको खुद से मेमोरी शफल करनी पड़ेगी डिफरेंट कंपोनेंट्स की। When SGA target is set to non-zero value, default value of auto tune parameter is set to 0। जैसे आप शेयर्ड पूल साइज देखेंगे 0 सेट हुआ होगा अगर आपका SGA टारगेट सेट हुआ होगा, तो इसका मतलब है वो ऑटो ट्यून्ड है, ओरेकल उसको खुद मैनेज कर रहा है। द स्पेसिफाइड वैल्यू इज यूज्ड एज अ मिनिमम वैल्यू। और करंट जो वैल्यू आपने सेट की है शेयर्ड पूल की वही वैल्यू इनिशियली सेट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम ओरेकल उसको शफल करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपने वी से SGA अंडरस्कोर डायनेमिक अंडरस्कोर कंपोनेंट्स का व्यू है, select component, comma current size and granule size है, current size from SGA underscore शेयर्ड पूल का करंट साइज आपको बता रहा है, लार्ज पूल का करंट साइज बता रहा है, जावा पूल का, स्ट्रीम पूल का एंड बफर कैशियस का। डिफॉल्ट बफर कैशियर का की बफर कैशियर हमने लास्ट टाइम स्पेसिफाई की थी, तो बाकी हमने कोई कैशियस नहीं बताई, इसलिए बाकी सबका 0 है। तो ये जो ऑटो ट्यून्ड पैरामीटर्स हैं इनके करंट साइज आपको बता रहा है, क्योंकि आपकी ये सब मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सेट हुई है। बिहेवियर ऑफ मेमोरी ट्यून्ड SGA पैरामीटर्स, सम कंपोनेंट्स आर नॉट ऑटो ट्यून्ड। कौन कौन से, जैसे मॉक बफर है, जैसे आपका NK कैशियस हैं, ये ऑटोमेटिक ट्यून नहीं होती, इनको आपने हर हाल में मैनुअली सेट करना होता है। DB कीप कैशियर, DB रिसाइकिल कैशियर साइज, ये ऑटो ट्यून नहीं है। अगर ऑटो ट्यून आप देखें ये डेटाबेस बफर कैशियर, शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, जावा पूल और स्ट्रीम्स पूल, सिर्फ ये ऑटो ट्यून है, बाकी नहीं। DB कीप कैशियर, DB रिसाइकिल कैशियर, DB NK कैशियर और लॉग बफर आपके मैनुअल। ये जब भी आप ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल भी कर देंगे तो इनको आपने खुद ही मैनेज करना होगा इनके corresponding parameters से। These components must be manually configured using the database parameters. The memory used by these components reduces the amount of memory available for auto-tuned parameters. इसका टोटल साइज आपका 500 MB है, तो 500 MB में से अगर इनमें से कोई कंपोनेंट्स आपने कॉन्फ़िगर किए हैं, जैसे लार्ज पूल है, DB कीप कैशियर, DB रिसाइकिल कैशियर, इन टोटल इन सबकी मेमोरीज 500 MB से माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास जो बाकी मेमोरी बचेगी वो ऑटो ट्यून्ड पैरामीटर्स के लिए यूज होगी। तो SGA की सारी मेमोरी ऑटो ट्यून पैरामीटर की यूज नहीं होती, उसमें से जो मैनुअली ट्यून पैरामीटर्स हैं उनकी मेमोरी लेस कर दी जाती है, बाकी जो मेमोरी बचती है वो फिर वो ऑटो ट्यून पैरामीटर्स को दी जाती है। रीड ऐसे पैरामीटर से या शो पैरामीटर से आप पैरामीटर देख सकते हैं, जैसे DB कैशियर, जावा पूल, लार्ज पूल, शेयर्ड पूल, ये आपको सारे के सारे 0 दिखा रहे हैं। इट मीन्स के
इस वक्त वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्ड है, वो खुद से मैनेज, ओरेकल खुद से मैनेज कर रहा है, आप इन पैरामीटर्स को सेट नहीं कर सकते. लाइक नेम वैल्यू इज डिफॉल्ट फ्रॉम रीड एज अ पैरामीटर वेयर नेम लाइक परसेंटेज साइज. तो वो जो अगर आप किसी पैरामीटर की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओरेकल के हर कंपोनेंट को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, तो क्या उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई है या आपने इसको चेंज किया हुआ है, तो आप इस क्यूरी के थ्रू देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू पे चल रहे हैं. एसजी टारगेट अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो एसजी टारगेट इंस्टॉलेशन पैरामीटर इज डायनामिक, कैन बी इंक्रीज्ड अप टू एसजी मैक्स साइज, कैन बी रिड्यूस्ड अंटिल ऑल कंपोनेंट रीचेज देयर मिनिमम साइज. हर कंपोनेंट का एक मिनिमम साइज होता है, मिनिमम वो वैल्यू सारे कंपोनेंट्स की मिनिमम साइजेस को सम करके जितनी वैल्यू बनती है वो उससे कम आपका एसजी टारगेट सेट नहीं किया जा सकता. अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसजी टारगेट ओनली इफेक्ट ओनली ऑटोमेटिकली साइज्ड कंपोनेंट्स. जो आपके लॉग बफर हो गया, डीबी कीप कैशे हो गया, रिसाइकिल कैशे हो गया, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाकी जो ऑटो ट्यून पैरामीटर्स हैं ओरेकल फिर उनकी मेमोरी के जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज करना शुरू कर देगा एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है. और अगर आपने डिसेबल करना हो ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट को तो एसजी टारगेट पे 0 सेट करते हैं. ऑटो ट्यून पैरामीटर सेट टू देयर करंट वैल्यूज. तो जो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं जैसे डीबी कैशे साइज है, शेयर्ड पूल है, लार्ज पूल है, जावा पूल है, वो उस वक्त उनकी जो वैल्यूज होंगी एक्चुअली जो ऑटो ट्यून पैरामीटर्स को ओरेकल ने दी होंगी वो इनमें सेट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे करंट डीबी कैशे का साइज 200 MB है, तो मैं अगर एसजी टारगेट 0 सेट कर देता हूँ तो डीबी कैशे साइज के पैरामीटर में 200 MB वैल्यू सेट हो जाएगी. ठीक है. तो करंट साइजेस उसमें आ जाएंगे आपके ऑटो ट्यून पैरामीटर्स के. और मैनुअली अगर आपने रीसाइज करना हो पैरामीटर्स को फॉर ऑटो ट्यून पैरामीटर्स मैनुअली रीसाइजिंग रिजल्ट्स इन इमीडिएट कंपोनेंट रीसाइज इफ द न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू. फॉर एग्जांपल आप एसजीए का साइज 40 MB से 50 MB करते हैं, आपकी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्ड नहीं है, तो 50 MB अगर तो एसजीए के अंदर फ्री स्पेस अवेलेबल है तो फौरन से वो रीसाइज हो जाएगा. लेकिन अगर उसका साइज कम करते हैं तो फिर हो सकता है वो एरर दे दे आपको, या हो सकता है वो टाइम लगाए क्योंकि वो बहुत सारा डेटा उसको पर्च करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी फिल है तो फिर वो टाइम लगाएगा. चेंजेस द मिनिमम साइज इफ द न्यू वैल्यू इज स्मॉलर देन द करंट साइज. अगर आप वो नई वैल्यू देते हैं तो मिनिमम वैल्यू पे सेट कर देता है अकॉर्डिंगली. जो आप जो भी वैल्यू देंगे अगर वो करंट वैल्यू से कम है उस हिसाब से मिनिमम वैल्यू पे सेट करोगे. रीसाइजिंग मैनुअली ट्यून पैरामीटर्स अफेक्ट ओनली द ट्यूनेबल पोर्शन ऑफ द एसजीए. मीन्स के अगर आप इसको चेंज करेंगे इन कंपोनेंट्स को तो सिर्फ इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के वैल्यूज चेंज होगी, किसी और दूसरे कंपोनेंट पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे आप डीबी के कैशे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका लॉग बफर या किसी और कंपोनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा. देन मेमोरी एडवाइजर्स आपके पास अवेलेबल है. प्राइस मैनेजर में देख सकते हैं. ये जो 10G एक्सप्रेस एडिशन है वो सिर्फ सिंगल आरपीएम पे इंस्टॉल हो जाता है. वो जैसे आपके है ना वो माई एसक्यूएल इसी तरीके से वो अप टू 4 GB डाटा अगर हो तो उसके लिए तो वो ओपन सोर्स है, फ्री है वो. उसमें बहुत सारे हो सकते हैं आरमेन उसमें अवेलेबल नहीं होगा, उसके बैकअप एंड रिकवरी के मेथड थोड़ा सा उसकी अपनी यूटिलिटीज होगी छोटी मोटी. तो फिर उसको देखकर करके ऐसे मतलब होगा, मतलब उसको फाइल्स कॉपी कर लें या उसकी कोई यूटिलिटी होगी. आरमेन तो आपके इंटरप्राइज स्टैंडर्ड एडिशन ओनवर्ड अवेलेबल है. आरमेन उसमें मैंने चेक नहीं किया, आपको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें जो ना वैसे आरमेन तो स्टार्टिंग 10G से नहीं वो आरमेन तो ओरेकल 7 में भी था वो. तो आरमेन की जो सर हम बेसिकली एग्जीक्यूट कराते हैं विंडोज कंसोल से,
यानी कि विंडोज की यूटिलिटी बना के इंटरफेस हमारा विंडोज फ्रंट एंड पे विंडोज फॉर्म्स चलता है, तो उसके लिए कोई कोडिंग अलग से होगी? क्या मतलब? सर वैसे तो हम डॉस शेल पे चलाते हैं, अगर मैं विंडोज के फॉर्म बेस चलाता हूँ वहाँ से आर्मी मूव करना चाहिए, हाँ तो वो आपको उसकी APIs अवेलेबल होंगी, जैसे इंटरप्राइज मैनेजर भी पूछता है, सही सही। ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप उसको बैकएंड पे शेल कॉल करना है, उसके थ्रू कर सकते हैं। सर सिक्योर शेल विंडोज पे तो नहीं होता है? सर इसको यूज करते हुए पूरे डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, फाइल का यूज करते हैं एक्सरसाइज तो यार हाँ देखें, ये तो एक यूटिलिटी है OS लेवल की, जो आपकी रिमोट मशीन का टर्मिनल आपको एक्सेस कर देता है, आप समझ लो उस मशीन पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, ये ठीक है। ये ओपन होता है, ठीक है। देन PGA क्या है जी? हर सर्वर प्रोसेस को, चाहे वो बैकग्राउंड प्रोसेस है चाहे वो सर्वर प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस में TP राइटर, लॉग राइटर, ये भी सारे आ जाते हैं, और सर्वर प्रोसेस में हर यूजर के अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस एलोकेट होता है। हर सर्वर प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो दैट इज कॉल्ड PGA के अंदर फर्दर एरियाज होते हैं, प्राइवेट एसक्यूएल एरिया, कर्सर एरिया, सेशन मेमोरी, वर्क एरिया। प्राइवेट एसक्यूएल एरिया के अंदर वो करंटली जो क्यूरीज एग्जीक्यूट कर होता है उनके एग्जीक्यूशन प्लान सेव करता है। कर्सर एंड एसक्यूएल एरिया के अंदर जो प्रीवियसली कुछ एग्जीक्यूट कर चुका होता है उनके एग्जीक्यूशन प्लान सेव होते हैं। उसके पास सेशन मेमोरी के अंदर पर्टिकुलर सेशन की इन्फॉर्मेशन, कौन से यूजर का सेशन है, सेशन आईडी क्या है, सीरियल नंबर क्या है, एंड सो ऑन, वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन वो सेशन मेमोरी के अंदर रखता है। वर्क एरिया के अंदर वो सॉर्टिंग या ज्वाइंस परफॉर्म करता है। ये सारे PGA के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपकी डेटाबेस डेडिकेटेड मोड में हो और अगर आपकी डेटाबेस शेयर्ड मोड में हो तो PGA के अंदर मिनिमम कोई एक पार्ट होता है, वो सिर्फ सेशन मेमोरी होता है, बाकी तीनों एरियाज शेयर्ड पूल में या फिर लार्ज पूल में एलोकेट होते हैं। दैट इज कॉल्ड UGA, इसको फिर UGA कहा जाता है, यूजर ग्लोबल एरिया। तो लार्ज पूल अगर कन्फिगर्ड हो तो UGA लार्ज पूल में एलोकेट होता है, और अगर लार्ज पूल ना कन्फिगर्ड हो तो UGA फिर शेयर्ड पूल में कन्फिगर होगा, एलोकेट होगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है, परफॉर्मेंस के इशू होंगे। आपकी जो क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान जहाँ पे सेव होता है वो कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर कहलाता है, और उसको कर्सर डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो कर्सर एरिया का मतलब है कि जहाँ पे उसमें एग्जीक्यूशन, आपकी जो शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी के अंदर भी जो क्यूरीज सेव होती हैं एग्जीक्यूशन प्लान, एक्चुअली ओरेकल उनको कर्सर एरिया कहता है। हम उनको जो कहते हैं ना कि वो स्पेस एलोकेशन फॉर ओरेकल क्यूरीज एग्जीक्यूशन प्लान्स, तो लेकिन ओरेकल उनको कर्सर का नाम देता है, इम्प्लिसिट कर्सर। हाँ यही ओरेकल इंटरनेट देखें, दो तरह के कर्सर होते हैं। एक कर्सर आप PLSQL में भी कर्सर डिक्लेयर कर सकते हैं, आप कर्सर डिक्लेयर करते हैं, उसमें डाटा फैच करते हैं, ओपन करते हैं और फिर रिट्रीव करते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं उसमें। तो एक होते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर और एक इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर वो होते हैं जो ओरेकल एग्जीक्यूशन प्लान्स बना के जब सेव करता है तो उनको इम्प्लिसिट कर्सर का नाम देता है। एक्सप्लिसिट कर्सर आप प्रोग्रामेटिकली खुद मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर वो ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं। Then is the automatic PGA memory management. PGA aggregate target का पैरामीटर है, dynamically adjust the amount of PGA memory dedicated to work areas on the basis of the PGA aggregate target parameter. अच्छा, प्रीवियसली क्या होता था Oracle 9i से पहले कि हर सर्वर प्रोसेस को एक मेमोरी एलोकेट होती थी जिसको वर्क एरिया कहा जाता था, वहां पे वो सॉर्टिंग करता था। उसकी मेमोरी इस एरिया की जो साइज है ना वो सॉर्ट अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज, हैश अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज के पैरामीटर फाइल में सेट करके सेट किया जाता था। उसमें इशू ये था कि हर यूजर को फिर उतनी मेमोरी एलोकेट होती थी। अगर कोई यूजर 10 MB सॉर्ट करा है तो उसको भी सॉर्ट एरिया 1 MB का मिला हुआ है, अगर आपने 1 MB उसको सेट किया हुआ पैरामीटर फाइल के अंदर। एक यूजर अगर 500 KB का सॉर्ट करा है तो उसको भी 1 MB की मिली हुई है। तो फिर सारे यूजर्स को जो इंडिविजुअली मेमोरी मिलती थी वो हर यूजर के लिए सफिशिएंट नहीं होती थी। ओरेकल ने 9i ऑनवर्ड आपको वर्क एरिया सेंट्रलाइज करने का ऑप्शन दिया, शो पैरामीटर वर्क एरिया साइज पॉलिसी। अगर आप ऑटो सेट कर दें तो फिर आपको हर यूजर के लिए अलग से
वो सेट करने की जरूरत नहीं है, सॉर्ट एरिया, हैश एरिया एंड मर्ज एरिया साइजेस। तो अगर आप वर्क एरिया साइज पॉलिसी ऑटो सेट करते हैं तो फिर आप एक पैरामीटर सेट करते हैं, ओके जी, शो पैरामीटर पीजीए। फिर आप पीजीए एग्रीगेट टारगेट की वैल्यू सेट करते हैं, जितने भी यूजर्स हैं उनकी सॉर्टिंग और जॉइन ऑपरेशन फिर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होंगे। ये एरिया सफिशिएंटली लेट्स से 100 MB 200 MB का होगा और सारे यूजर्स इसमें आके सॉर्टिंग करेंगे। तो कोई अगर यूजर बड़ी सॉर्ट भी करता है तो इस मेमोरी एरिया के अंदर वो फिट हो जाएगी, टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज नहीं करनी पड़ेगी। PGA management resources statistics to manage the PGA aggregate target initialization parameters such as PGA cache hit percentage। अब PGA की जो हिट परसेंटेज है, हिट परसेंटेज का मतलब है कि कितनी रिक्वेस्ट आई सॉर्टिंग की या ज्वाइंस की और उनमें से कितनी इस एरिया के अंदर फिट आ गई, मीन्स कि इस एरिया के अंदर ही वो रिक्वेस्ट पूरी हो गई, या और उनमें से कितनी रिक्वेस्ट को टेम्पररी टेबल स्पेस यूज करनी पड़ी। लेट्स से आउट ऑफ 100 रिक्वेस्ट 90 रिक्वेस्ट अगर पीजीए एग्रीगेट टारगेट के अंदर ही वो प्रोसेस हो जाती हैं और 10 रिक्वेस्ट को जाना पड़ता है टेम्पररी टेबल स्पेस के ऊपर, क्योंकि वो साइज में काफी बड़ा डाटा है जो कि सॉर्ट होने जा रहा है। तो फिर पीजीए की हिट रेशो क्या होगी 90%। कि आउट ऑफ टोटल रिक्वेस्ट कितनी रिक्वेस्ट वो फुलफिल कर रहा है, उस हिसाब से उसकी हिट रेशो कैलकुलेट करके ओरेकल रखेगा अपने पास। तो आपकी पीजीए की हिट रेशो 80% से अबव होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको पीजीए एग्रीगेट टारगेट का साइज इंक्रीज करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा ज्वाइन ऑपरेशन हो बैकएंड पे वो सॉर्ट उसको रिक्वायर्ड हो, और जरूरी नहीं है कि आप एक क्यूरी लिखें उसमें ऑर्डर बाय ना लिखें तो वो सॉर्ट ना करें। आप एक क्यूरी लिखेंगे उसमें ज्वाइन ऑपरेशंस लिखेंगे तो ओरेकल हो सकता है इंटरनली वो मर्ज ज्वाइन यूज करे या हैश ज्वाइन यूज करे, ठीक है, या ज्वाइन के मेथड्स भी है ना डिफरेंट तरह के, तो उन्हें फिर वो डाटा सॉर्ट करके उसको ज्वाइन करना पड़ता है। तब भी डाटा, या फिर आप ग्रुप फंक्शन यूज करें तब भी आप उसमें ऑर्डर बाय लिखें या ना लिखें तब भी वो डाटा सॉर्ट होता है। ऑर्डर बाय लिखते हैं टेबल स्पेस में जाके सॉर्ट होगा नहीं, अब पहले वो पीजीए एग्रीगेट टारगेट में जाके सॉर्ट करने की कोशिश करें, चाहे वो ऑर्डर बाय में लिखें, चाहे वो आपका किसी भी वजह से सॉर्ट ऑपरेशन की जरूरत है, चाहे वो ज्वाइन मेथड इस तरह का यूज करें कि सॉर्ट करने की जरूरत है डाटा को, या आपने ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, तो पहले वो कोशिश की जाएगी वो सॉर्ट मेमोरी के अंदर फिट आ जाए। अगर नहीं आती तो फिर टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज की जाए। हर सेशन की, हाँ, हर सेशन की पीजीए टोटल जो पीजीए का साइज है उसमें से 10% एक सेशन मेमोरी यूज कर सकता है मैक्सिमम। Statistics on allocation and use of work area memory can be viewed in the following dynamic performance use read alpha stat के थ्रू आप पीजीए की हिट रेशो देख सकते हैं, read alpha set stat से देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यू है read alpha पीजीए स्टैट है, इसमें से देखा जा सकता है। कहता हूँ कि कैशी हिट परसेंटेज मेरे केस में 100% है, तो मेरे आउट ऑफ 100 रिक्वेस्ट आई हैं तो 100 की 100 ही वो कैशी के अंदर ही सर्व हो रही है। तो ये आइडियल है, डेफिनेटली एक बड़ी डाटाबेस होगी उसमें बहुत सारी यूजर्स कंकरेंट यूजर्स होंगे तो ये 100% नहीं होंगे। अगर 90% या उससे अबव है तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन 80% से 85% जनरली अबव होनी चाहिए। अगर इससे लेस है इट मीन्स के मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत है, बिला वजह की टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज हो रही है। जब टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज होगी डाटा सॉर्ट करने के लिए तो फिर आईओ होगी, फिजिकल आईओ होगी जो कि परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी आपकी वजह से। बीडास एसक्यूएल एरिया से भी देख सकते हैं, बीडास एसक्यूएल वर्क एरिया एक्टिव से भी देख सकते हैं। देन व्यूज टू असिस्ट इन साइजिंग द पीजीए वर्क एरिया, पीजीए टारगेट एडवाइस का पैरामीटर है, व्यू है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका पीजीए इस वक्त कितना है, कितना कम या ज्यादा करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। ये एडवाइजरी है इसकी। और अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर से देखना चाहें तो यही एडवाइजर आपको ग्राफिकली वो चार्ट बना के दिखाएगी कि करंट साइज कितना है, वो कितना साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हिट रेशो में कितना फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप मेमोरी एडवाइजर्स में जाएं
और पीजीए में जाएं उसमें एडवाइस लें तो आपको इस तरीके से कहते हैं। करंट साइज का अराउंड 90 MB है, और अगर इसका साइज इस पोजीशन पे लेके आया जाए जो कि तकरीबन 150 MB बनता है, तो हिट रेशो 100% चली जाएगी। इस वक्त हिट रेशो 60% है जो कि लो है। इसकी रीजन ये है कि बड़े शॉर्ट से शॉर्ट ऑपरेशन, जितना पीजीए का साइज है उससे बड़े शॉर्ट ऑपरेशन है, मेमोरी में फिट नहीं आ रहे, टेम्परेरी टेबल स्पेस पे जा रहे हैं। नहीं, वो टेम्प टेबल स्पेस तो हार्ड डिस्क में वो फाइल्स होती है ना उसमें, वो फाइल के ऊपर जाकर शॉर्टिंग करेगा, वो चंक्स में सारा डाटा लेके जाएगा टेम्परेरी टेबल स्पेस में, उसमें चंक्स में उठा के सॉर्ट करेगा, फिर टेम्परेरी टेबल स्पेस में राइट करेगा, फिर टेम्परेरी टेबल स्पेस में राइट करेगा। वो एक्सटर्नल टू एसजी है, वो एक्शन वो हार्ड डिस्क पे है, वो हार्ड डिस्क पे होगा सॉर्टिंग के बाहर मेमोरी में ही। हाँ, वो एक्सटर्नल टू एसजी, वो पीजीए के अंदर होती है। पीजीए से भी एक्सटर्नल नहीं, पीजीए मींस के पीजीए एग्रीगेट टारगेट, पीजीए वो यूजर सर्वर प्रोसेस की जो मेमोरी एलोकेट होती है उसमें नहीं, एक सेंट्रल एरिया बना हुआ है, जैसे एसजी एक सेंट्रल एरिया है, उसी तरीके से एक सेंट्रल एरिया है जिसको पीजीए एग्रीगेट टारगेट कहते हैं, वहां पे सॉर्टिंग होती है। सारे यूजर्स में सॉर्टिंग करते हैं, अगर उसमें फिट नहीं आती तो फिर टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज होती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, हमने ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट देखा। देन आपके पास ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का फीचर अवेलेबल है 11G ऑनवर्ड, 10G ऑनवर्ड ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट है, 11G ऑनवर्ड ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट भी है और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है। 9i में सारी चीजें मैनुअल है, आपको खुद सेट करनी पड़ती है। अच्छा, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? विथ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट द डेटाबेस कैन साइज द एसजी एंड पीजीए ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड। आपको ना तो एक्सजीए के सब कंपोनेंट्स की साइजिंग खुद करनी है, ना पीजीए की साइजिंग अलग से करनी है, दोनों को कम्युलेटिव साइज मिला के आप एक मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट का पैरामीटर सेट कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंगली ओरेकल क्या करता है, पीजीए को भी उसी मेमोरी में से मेमोरी देता है और एसजीए के कंपोनेंट्स पे भी उसी मेमोरी में से देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरी टारगेट आपका 300 सेट हुआ हुआ है, अब इस 300 में आपका एसजीए के सब कंपोनेंट्स भी जो ऑटो ट्यून्ड कंपोनेंट्स है वो भी मैनेज होंगे और प्लस पीजीए एग्रीगेट टारगेट भी मैनुअल होगा। तो उस केस में आपका पीजीए एग्रीगेट टारगेट भी 0 सेट होगा तो बाकी सारे कंपोनेंट्स भी 0 सेट हुए होंगे। तो मेरे केस में बाय डिफॉल्ट हाँ वो आपको खुद सेट करने पड़ेगा। तो मेमोरी टारगेट मेरे पास 552 सेट हुआ है और मेमोरी मैक्स टारगेट का पैरामीटर होता है इसके लिए, जिससे ऊपर आप मेमोरी टारगेट का पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, इसके इक्विवेलेंट या इससे लोअर सेट किया जा सकता है। तो मेमोरी टारगेट का पैरामीटर डायनेमिक है, मेमोरी मैक्स का टारगेट का पैरामीटर स्टैटिक है, आपको चेंज करने के लिए रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। अब इस 5.5 MB में मेरा एसजीए भी मैनेज हो रहा है और मेरा पीजीए भी मैनेज हो रहा है, पीजीए एग्रीगेट टारगेट जिसको कहते हैं, जिसमें सॉर्टिंग या जिसको वर्क एरिया भी कह लें आप, जिसमें सॉर्टिंग होती है और ज्वाइंट परफॉर्म होते हैं। देखो स्टैटिक कोई भी पैरामीटर आपने चेंज करना है तो स्कोप इक्वल टू एसपी फाइल के साथ करना है, ऑल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम इक्वल टू वैल्यू स्कोप इक्वल टू एसपी फाइल, वो पैरामीटर सिर्फ फाइल में चेंज हो जाएगा, रनिंग इंस्टेंस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटाबेस डाउन करके दोबारा आप करेंगे, फाइल दोबारा रीड होगी तो नई वैल्यू सेट होगी। हाँ फिर तो इंक्रीज कर सकते हैं ना, लेकिन अगर अब मैक्स टारगेट ही कम पड़ गया तो फिर आपको वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपने बताया कि कौन से पैरामीटर किस पे डिपेंडेंट है। एसजी मैक्स साइज आप सेट करें तो एसजी टारगेट अगर आपने सेट करना है तो एसजी मैक्स साइज से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो एसजी टारगेट आपने सेट कर दिया तो शेड पूल, डीबी कैशे, लार्ज पूल, जावा पूल, स्ट्रीम्स पूल ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, जबकि ये बाकी सारे पैरामीटर्स डीबी कीप, रिसाइकल और एन के कैशेज आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेंगी और लॉग बफर भी, और इसके अलावा अगर कोई और पैरामीटर्स है। और मेमोरी मैक्स टारगेट अगर आप सेट करेंगे तो मेमोरी टारगेट का पैरामीटर और उसमें अगर आपने सेट किया तो फिर आपको ना एसजी टारगेट सेट करने की जरूरत है ना पीजीए टारगेट सेट करने की जरूरत है, ओरेकल उनको खुद मैनेज करेगा, एसजीए को भी और पीजीए को। यहाँ आगे डिपेंडेंसी दिखाई हुई है, इसको देख लीजिएगा। अगर आपने इनेबल डिसेबल करना हो तो मेमोरी एडवाइजर्स में जाके ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल डिसेबल की जा सकती है, या कमांड लाइन के थ्रू पैरामीटर सेट करके या अनसेट करके इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। मेमोरी साइज अगर ये मैम ऑटोमेटिक हो तो जो की कैशे साइज रिसाइकल ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये नहीं है, ये इन एनी केस ये आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा, ये चेंज करने पड़ेंगे। जैसे हमें अगर आप
मेरी देखें इस वक्त जो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल हुई है, जो मेमोरी टारगेट सेट हुआ है, अब मैं शो पैरामीटर करता हूँ जावा पूल, लार्ज पूल, शेड पूल, सारे उसमें मुझे 0 दिखाए। मैं करता हूँ शो पैरामीटर dp_कैशे साइज, ये भी 0 सेट हुआ है। तो मैं करता हूँ शो पैरामीटर जो डीबी कीप कैशे साइज मुझे दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है, ये मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। बाकी 0 दिखा रहा है कि वो ओरेकल खुद मैनेज कर रहा है। एडवाइजर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल की है तो आपका मेमोरी टारगेट का पैरामीटर सफिशिएंट है या उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, उसका अलग एडवाइजर है जिसको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एडवाइजर कहते हैं। उसको आप अगर आप ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल हुई है तो इंटरप्राइज मैनेजर में सिर्फ वही एडवाइजर आपको अवेलेबल होगा। क्लिक करेंगे आपको दिखा देगा ग्राफिकली कि करंट कितनी है आपकी मेमोरी एलोकेटेड है और कितनी कमियां ज्यादा करने की जरूरत है। इस केस में यहाँ पे देखें, अगर ये करंट साइज है इसका तकरीबन 376 MB यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा भी कर दूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आगे दिखा रहा है, मेरी आईओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज ऑप्टिमल वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसको कम करूंगा तो फिर ये मेरी जो है ना परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाएगी डेटाबेस की। इससे कम नहीं करूंगा और इससे ज्यादा भी नहीं करूंगा, यानी कि आपके एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिससे ज्यादा करने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे कम करेंगे तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो आप उस पॉइंट तक मेमोरी रखेंगे और ये टाइम एंड अगेन डेटाबेस पे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा ये ग्राफ चेंज होता जाएगा। तो आपने इसको व्यू करना है और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाना है। यानी जी बीट आपसे मेमोरी डायनेमिक कंपोनेंट्स में आपके पास डायनेमिक जो जितने भी कंपोनेंट्स उनके साइजेस बता रहा होता है, जैसे हमने क्यूरी करके देखा था। बीट आल्सो मेमोरी रीसाइज ऑप्स में लास्ट 800 जो मेमोरी के रीसाइजिंग के ऑपरेशन ओरेकल ने परफॉर्म किए होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं कि कितनी मेमोरी थी किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी कंपोनेंट के पास और नेक्स्ट टाइम उसको कितनी मेमोरी दी गई रिक्वायरमेंट की वजह से। और बीट आल्सो मेमोरी टारगेट एडवाइस में एडवाइजरी आपको देता है जो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इसका करंट साइज कितना है और कितना साइज इंक्रीज या डिक्रीज करें मेमोरी टारगेट के पैरामीटर का तो परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। गाइडलाइंस के लिए ट्राई टू फिट द एचजीए इनटू फिजिकल मेमोरी, यानी कि एचजीए में आपकी पेजिंग स्वैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओएस में सफिशिएंट मेमोरी हार्ड मीन्स के आपके पास सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए आपके सर्वर के अंदर। एंड ट्यून फॉर अ हायर बफर कैशे हिट रेशियो व्हेन द फॉलोइंग कैविट्स, यानी कि आपके पास हिट रेशियोज अबाउ 90% होने चाहिए। अच्छा, इवन वैलिड एंड नेसेसरी फुल टेबल स्कैन लोअर इट, फुल टेबल स्कैन होगा तो हिट रेशियो डाउन हो जाएगी। एंड इट इज पॉसिबल दैट अननेसेसरी रिपीटेड रीड्स ऑफ द सेम ब्लॉक्स आर आर्टिफिशियली रेजिंग इट। अब एक डाटा रीड हुआ मेमोरी में आया, फिर दोबारा वो एज आउट हो गया, फिर रीड होकर मेमोरी में आया, वो बार बार अगर रीड हो रहा है तो हिट रेशियोज की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर वो बार बार वही डाटा रीड हो रहा है तो और वो ऑलरेडी बफर कैशे के अंदर पड़ा हुआ तो हिट रेशियो इंक्रीज करता जाएगा, हालांकि वो आर्टिफिशियल है, वो रियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एंड यूज द मेमोरी एडवाइजर्स, द बेस्ट वे टू ट्यून योर मेमोरी पैरामीटर्स इज थ्रू मेमोरी एडवाइजर्स। हम मेमोरी एडवाइजर्स को यूज करें, आपको ऑप्टिमल वैल्यू बताएंगे, वो एडजस्ट करें। एंड टाइम एंड अगेन आपको हर हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्तों बाद लोड के हिसाब से देखना है और इन पैरामीटर्स को आपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है। कैशे पैरामीटर है पैरामीटर नहीं है, कैशे हिट आप कैलकुलेट करते हैं। $$systat का व्यू है, उसमें आपके पास टोटल फिजिकल आयोज आ रही होती हैं और लॉजिकल आयोज आ रही होती हैं, उनको माइनस करें डिवाइडेड बाय 100 करें, वो जो नहीं परसेंटेज कैलकुलेट करने का वो हिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं फिर आप उसे। ठीक है, $$systat में आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि टोटल फिजिकल आयोज कितनी, फिजिकल आयोज मतलब हार्ड डिस्क से कितनी आई हुई है और लॉजिकल आयोज कितनी हुई है या टोटल आयोज कितनी हुई है, उनमें से फिजिकल कितनी थी लॉजिकल कितनी थी, फिर आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बनता है। मेमोरी में जो डेटा आई वो तो आईओ नहीं, वो लॉजिकल हिट रेशियो ना, जो मेमोरी में से डाटा रीड होकर यूजर को दिया जा रहा है वो लॉजिकल आईओ है, और जो हार्ड डिस्क से रीड के दिया जा रहा है रीड करके दिया जा रहा है वो फिजिकल आईओ है। ठीक है, तो हिट रेशियो मेमोरी वाले कंपोनेंट की निकालेंगे ना? नहीं, दोनों की देखिए आप। हिट रेशियो का मतलब है कि कितनी टोटल आईओ की रिक्वेस्ट आई। फॉर एग्जाम्पल 100 आईओ की रिक्वेस्ट आई, 100 में से 80 टाइम्स डाटा कैशे में मिल गया, 20 टाइम हार्ड डिस्क पे जाना पड़ा, तो हिट रेशियो कितनी हुई 80%। यानी कि कितनी दफा अगर ज्यादा टाइम उसको हार्ड डिस्क पे जाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि मेमोरी एरिया कम है,
उसका साइज कम है, जिसकी वजह से वो डाटा एज आउट हो जाता है और बार बार हार्ड डिस्क में से रीड करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब हीट रेशियो आपकी कम है। हीट रेशियो इंक्रीज करने के लिए यू शुड कैलकुलेट द हीट रेशियो एंड यू शुड इंक्रीज द SGA साइज, और फिर उसके बाद डेटाबेस प्रोसेस कैशे का साइज आप इंक्रीज करेंगे। मेमोरी सफिशिएंट होनी चाहिए। देन मेमोरी ट्यूनिंग की गाइडलाइंस के लिए लाइब्रेरी कैशे के अंदर इस्टेब्लिश फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस फॉर डेवलपर सो दैट SQL स्टेटमेंट्स मैच इन द कैशे। आपने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी और मैंने भी एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, 100% सेम, तो वो कैशे में जाके ना, अगर आपने पहले लिखी और फिर मैंने वो स्टेटमेंट लिखी तो एग्जीक्यूशन प्लान शेयर हो जाएगा। लेकिन मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, उसमें केस डिफरेंट रख दिया, और आपने वो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, उसमें केस डिफरेंट रख दिया, लोअर केस में लिख दिया आपने, मैंने अपर केस में लिखी, ओरेकल के लिए ऑल टुगेदर वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ओरेकल के अंदर केस सेंसिटिव है। आपके जो कैरेक्टर्स हैं, अपर लेटर में आप ए लिखें और लोअर केस में ए लिखें, तो वो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ओरेकल के लिए। ठीक है, तो जब भी आप डेवलपर्स आपकी डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप उनको गाइडलाइंस देते हैं कि आप सारे, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स हैं वो अपर केस में लिखेंगे, टेबल्स के नाम लोअर केस में लिखेंगे, कॉलम्स के नाम लोअर केस में लिखेंगे, ताकि अगर डेवलपर्स वो स्टेटमेंट्स लिखें तो आपस में उनका कोड शेयर हो रहा हो। अदरवाइज हर यूजर की स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन प्लान जाके बन रहा होगा लाइब्रेरी कैशे के लिए। ओके, CPU इंटेंसिव भी होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगी उससे। यूज बाइंड वेरिएबल्स, हार्ड कोडेड वैल्यूज ना यूज करें। आजकल तो यूज ही बाइंड वेरिएबल्स होते हैं कि आप बाइंड वेरिएबल्स यूज करें। बाइंड वेरिएबल्स में क्या होता है, रन टाइम पे वैल्यूज में मांगी जाती है और फिर वो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं एक क्यूरी लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1, एक और यूजर यही क्यूरी लिखे वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 2, तो ये ओरेकल के लिए दो डिफरेंट क्यूरीज हैं, क्योंकि मेरे केस में एम्प्लॉय ID 1 सेट हुआ है, दूसरे में 2 सेट हुआ है। और जबकि मैं अगर लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू M% एम्प्लॉय ID, या जो आपकी स्टेटमेंट में या आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइंड वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो आप लिखेंगे, तो फिर उस केस में मेरी क्यूरी बाइंड वेरिएबल के थ्रू पार्स होकर उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा। अब कोई और यूजर भी क्यूरी करेगा तो वही एग्जीक्यूशन प्लान शेयर हो रहा है, वो बेशक जो मर्जी वैल्यू देगा उसकी। तो बाइंड वेरिएबल्स यूज करने से क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान बार बार जनरेट नहीं होंगे। डुप्लीकेट SQL स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करें। हर यूजर यानी कि कोशिश करें कि आप ज़्यादातर कोड जो है डाटाबेस के अंदर सेव करें प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स एंड फंक्शंस एंड पैकेजेस की फॉर्म के अंदर, तो फिर कोड ज़्यादा शेयर होगा। यूज PL/SQL व्हेन पॉसिबल, क्योंकि PL/SQL यूज करेंगे वो डाटाबेस के अंदर आप सेव करेंगे। एक फंक्शन आपने बना दिया या एक प्रोसीजर बना दिया, तो सारे यूजर्स ने अगर उसको यूज करना है किसी कोई फॉर्म बनाने के लिए, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वही प्रोसीजर यूज करने होंगे, तो फिर कोड अल्टीमेटली शेयर हो रहा होगा। कैशे सीक्वेंस नंबर्स, सीक्वेंस जब क्रिएट करें तो उनके वैल्यूज कैशे करें, हर दफ़ा फिर उसका सीक्वेंस का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा नंबर जनरेट करने के लिए। एंड पिन ऑब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी कैशे, जैसे आप कीप कैशे बना के आप उसमें सेव कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का डाटा, फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल कीप कैशे को असाइन कर सकते हैं, कोई इंडेक्स कीप कैशे को असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइब्रेरी कैशे में कोई किसी क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान या किसी प्रोसीजर फंक्शन का एग्जीक्यूशन प्लान परमानेंटली सेव कर सकते हैं, ताकि वो एज आउट ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड कि आप पिन करेंगे लाइब्रेरी कैशे के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी आपकी डेटाबेस की। दैट्स इट।